नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार। आज हम बात करेंगे टर्की के उस सुल्तान की जिसकी सियासत की गूंज सिर्फ अंकारा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान की। एर्दोगान जो 2 दशक से अधिक समय से सत्ता की कुर्सी पर पूरी ताकत के साथ काबिज है, वो एर्दोगान जिन्होंने आधुनिक टर्की के इतिहास को अपनी मर्जी से दोबारा लिखा, वो चेहरा जिसने खुद को मुस्लिम जगत का नया मसीहा साबित करने के लिए हर दांव खेला। लेकिन क्या 20 साल का ये साम्राज्य अब डगमगा गया है? क्या आर्थिक संकट, बदलती वैश्विक राजनीति और देश के भीतर सुलगती बगावत एर्दोगान के इस सुल्तान वाले तमगे को छीन लेगी? आज ललकार में खुलेगा एर्दोगान की सत्ता की भूख, उनकी चालबाजियों और उनके सबसे बड़े डर का वो कच्चा चिट्ठा जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहते थे। दशक एक चेहरा, और सत्ता पर मजबूत पकड़। एर्दोगन की राजनीति सिर्फ अंकारा तक सीमित नहीं रही। सीरिया से लीबिया, कतर से सोमालिया और कश्मीर से गाजा तक हर बड़े मुस्लिम मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की। कहानी शुरू होती है इस्तांबुल की साधारण गलियों से, जहां 1954 में एक गरीब परिवार में रजब तैयब एर्दोगान का जन्म हुआ। बचपन में उन्होंने सड़क पर सामान भी बेचा और छोटी छोटी नौकरियां भी की, लेकिन उनके अंदर राजनीति में कुछ बड़ा करने की महत्वाकांक्षा शुरू से थी। 1994 में एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर बने। शहर की सफाई, पानी और ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याओं को सुधारकर उन्होंने जनता का भरोसा जीत लिया। लेकिन जल्द ही एक धार्मिक कविता पढ़ने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और राजनीति से भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ उनका असली राजनीतिक सफर। शुरुआती सालों में उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। और तुर्की की वैश्विक पहचान बढ़ाई। लेकिन समय के साथ उन पर आरोप लगने लगे कि वो सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर रहे हैं। 2016 में तुर्की में सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई। एर्दोगान ने इसे नाकाम कर दिया। इसके बाद हजारों सैनिक, जज, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार या बर्खास्त कर दिया गया। रेसिप तैयब एर्दोगान वो नेता जिन्होंने तुर्की की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कभी फुटबॉल के मैदान में गेंद को किक मारते थे,
आज वैश्विक राजनीति में बड़े बड़े दांव खेल रहे हैं। खुद को इस्लामी दुनिया की बुलंद आवाज के तौर पर पेश करना, पश्चिमी देशों को खुली चुनौती देना और ऑटोमन साम्राज्य की विरासत का जिक्र करना, ये सब एर्दोगन की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। एर्दोगन खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का इकलौता रहनुमा यानी खलीफा दिखाना चाहते हैं और इसी सनक में ईरान और इजराइल की जंग के बीच एर्दोगन ने इजराइल को सीधी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि जैसे तुर्की की सेनाएं लीबिया और नॉर्गोनो काराबाख में घुसी थी, वैसे ही वो इजराइल में भी घुस सकती हैं। लेबनान और गाजा के बहाने एर्दोगन ने नेतन्याहू को खून का प्यासा तो बता दिया, लेकिन नेतन्याहू ने भी तुरंत एक्शन की चेतावनी दे दी। तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में तुर्की इजराइल पर हमला कर सकता है? अगर एर्दोगन ने तय कर भी लिया तो उनकी फौज किस रास्ते से जाएगी? क्या जमीनी हकीकत में ऐसा कोई अटैक मुमकिन है या ये सिर्फ एर्दोगन का एक खोखला चुनावी स्टंट है? ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगर कोई देश किसी पर जमीनी हमला करना चाहता है तो सबसे पहली जरूरत होती है साझा बॉर्डर यानी लगती हुई सीमा। लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच कोई सीधा बॉर्डर है ही नहीं। वर्ल्ड मैप को देखिए, तुर्की ऊपर उत्तर में है और इजराइल नीचे दक्षिण में। दोनों देशों के बीच कम से कम 600 से 800 किलोमीटर की हवाई दूरी है और सबसे बड़ी बात, इन दोनों के बीच में दो बड़े स्पीड ब्रेकर खड़े हैं। सीरिया और लेबनान, यानी अगर तुर्की को इजराइल पर हमला करना है तो उसके पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं और ये तीनों रास्ते एर्दोगन के लिए सुसाइड मिशन जैसे हैं। मान लीजिए एर्दोगन अपनी लाखों की फौज और टैंक को इजराइल की तरफ मार्च करने का हुक्म दे देते हैं, तो सबसे पहले उन्हें सीरिया पार करना होगा। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा और एर्दोगन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ऊपर से सीरिया में अल शरा की ढाल बनकर बैठी है रूसी सेना और उसका भेद्य S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। क्या पुतिन तुर्की की फौज को सीरिया से गुजरने देंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर तुर्की किसी तरह सीरिया पार कर लेबनान या गोलान हाइट्स तक पहुंच भी जाए तो इतनी दूर तक रसद, तेल और गोला बारूद पहुंचाना नामुमकिन होगा। इजरायली वायुसेना रास्ते में ही तुर्की के काफिलों को भून कर रख देगी। जब जमीन का रास्ता बंद है तो क्या तुर्की हवाई हमला कर सकता है? तुर्की के पास F-16 लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा जरूर है।
लेकिन इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स है, जिसमें रडार को चकमा देने वाले F-35 अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं। अगर तुर्की के जेट्स भूमध्य सागर के ऊपर से उड़कर आते हैं तो उनका सामना इजराइल के उस एयर डिफेंस से होगा जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता है। इजराइल के पास सिर्फ आयरन डोम नहीं, बल्कि लंबी दूरी के लिए डेविड स्लिंग और एरो 2, एरो 3 जैसे घातक सिस्टम हैं। तुर्की के विमान आसमान में ही राख हो जाएंगे और जवाब में इजराइल सीधे अंकारा या इस्तांबुल को मलबे में तब्दील कर सकता है। अब बचता है तीसरा और आखिरी रास्ता, नेवी। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की नेवी मजबूत है, लेकिन इजराइल की नेवी भी पानी के अंदर काल बनकर बैठी है। इजराइल के पास जर्मनी में बनी डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु हथियारों से लैस हो सकती हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस वक्त पूरे भूमध्य सागर में अमेरिका के जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात है। अगर तुर्की की नेवी इजराइल की तरफ बढ़ी तो उसका सीधा मुकाबला इजराइल से नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका की नौसेना से होगा। यानी पानी के रास्ते भी तबाही तय है। अर्दोगन ये भी भूल रहे हैं कि तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी मेंबर पर हमला हुआ तो सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अगर तुर्की खुद आगे बढ़कर युद्ध शुरू करता है तो नाटो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। उल्टा अमेरिका और यूरोप तुर्की पर ऐसे आर्थिक प्रतिबंध ठोक देंगे कि तुर्की पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुर्की पहले से ही भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां महंगाई आसमान पर है और उनकी करेंसी लीरा रसातल में जा चुकी है। युद्ध लड़ने के लिए अरबों डॉलर चाहिए होते हैं और तुर्की की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था इस समय इजराइल के साथ सीधे युद्ध का बोझ एक दिन भी नहीं सह सकती। साफ है, भूगोल से लेकर अर्थव्यवस्था तक और कूटनीति से लेकर सैन्य तकनीक तक हर मोर्चे पर तुर्की का इजराइल पर हमला करना एक सुसाइड मिशन यानी आत्मघाती कदम साबित होगा। एर्दोगन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुर्की की जनता को गुमराह करने और मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा बनने की सनक में वो सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि नक्शे की दूरियां और खाली जेब जंग की इजाजत नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। ललकार में आज बात करेंगे टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की, जिनके एक फैसले ने दुनिया के सबसे ताकतवर सुरक्षा संगठन नेटो के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए। नेटो समिट में तुर्की का बड़ा धमाका। नेटो समिट में एर्दोगन का खतरनाक गिफ्ट। एर्दोगन की चाल दुनिया रह गई हैरान। नेटो समिट खत्म हो चुकी है। दुनिया के नेता अपने अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के एक अनोखे तोहफे की चर्चा अभी भी थमी नहीं है। एर्दोगन ने विदाई के वक्त ट्रंप समेत दुनिया भर के ताकतवर नेताओं को कुछ ऐसा दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये तोहफा कोई स्मृति चिन्ह या पेंटिंग नहीं, बल्कि एक चमचमाती हुई खतरनाक रिवॉल्वर थी। नेटो समिट की ये तस्वीर अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तुर्की से विदा होने वाले नेताओं के हाथ में एक ऐसा तोहफा बताया जा रहा है जिसकी चर्चा अभी भी जारी है। दावा है कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कई नेताओं को 357 मैग्नम रिवॉल्वर गिफ्ट की। देसी भाषा में कहें तो ये 6 बुलेट वाली सिल्वर रिवॉल्वर है। एर्दोगन का अनोखा तोहफा। नेटो समिट में आए राष्ट्रीय अध्यक्षों को तोहफे में पिस्टल दिया।
हर पिस्टल पर उसे लेने वाले नेता का नाम खुदा था। पिस्टल संग गोलियों का डिब्बा भी भेंट किया। एंड्रोगन का मेड इन तुर्की रक्षा उद्योग का प्रदर्शन, ऑटोमेन सैन्य परंपरा में तोहफे में हथियार देने का रिवाज, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब राष्ट्रीय अध्यक्षों को विधायी तोहफे में मौत का सम्मान थमा दिया गया हो। तुर्की में हुए नेटो शिखर सम्मेलन के बाद जब वीवीआईपी मेहमान विदा होने लगे तो उन्हें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की तरफ से एक लाल रंग का खूबसूरत डिब्बा दिया गया। कई नेताओं ने तो उसे सामान्य गिफ्ट समझा, लेकिन जब उनकी सुरक्षा टीमों ने प्रोटोकॉल के तहत बॉक्स को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर रखी थी एक बेहद दुर्लभ विंटेज रिवॉल्वर और उसके साथ थी 6 जिंदा कारतूस। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं को यह गिफ्ट मिला, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद हथियार जैसा उपहार देने के पीछे मकसद क्या है। इस सनसनीखेज तोहफे का सबसे बड़ा खुलासा ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किया। अंकारा से लौटते समय उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लाल रंग के इस बॉक्स में नेताओं के नाम लिखी हुई रिवॉल्वर थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि बॉक्स के अंदर एक सरकारी नोट भी था जिसमें लिखा था, इन हथियारों पर एक्सपोर्ट से जुड़े कई नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन नियम भले ही तुर्की ने शिथिल कर दिए हों, दुनिया के बाकी देशों की सुरक्षा टीमें इस हथियार को देखकर अजीब और मुश्किल हालात में फंस गई। अब सवाल है कि आखिर ये रिवॉल्वर कौन सी है और इसकी ताकत क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि ये मैग्नम रिवॉल्वर है। ये एक बेहद दुर्लभ 6 शूटर रिवॉल्वर है जिसे 1990 के दशक में तुर्की की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी MKE ने बनाया था। क्योंकि ये रेयर विंटेज कलेक्टिबल आइटम है, इसलिए रिटेल मार्केट में इसकी कोई तय कीमत नहीं है। बैरल की लंबाई के हिसाब से इसकी मारक क्षमता 50 से 120 मीटर तक है, यानी पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम। इस तोहफे ने यूरोपीय देशों के कड़े कानूनों के सामने बड़ी कानूनी मुसीबत खड़ी कर दी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेबर को तो बेल्जियम पहुंचने के बाद पता चला कि वो अपने साथ क्या लेकर आए। वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने तुरंत ये रिवॉल्वर एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दी ताकि इसे सुरक्षित तिजोरी में रखा जा सके। वहीं यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्जुला फोन डेर लेयन और कनाडा के पीएम के प्रवक्ताओं ने साफ कर दिया कि इन बंदूकों को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट यानी बेकार कर दिया जाएगा और किसी मिलिट्री म्यूजियम में रखवा दिया जाएगा। इस तोहफे को लेकर पोलैंड की सुरक्षा टीम सबसे ज्यादा चौकन्ना थी। पोलैंड के राष्ट्रपति को मिली रिवॉल्वर बेहद सावधानी से पोलैंड पहुंचाई गई क्योंकि उन्हें दिसंबर 2022 की वो खौफनाक घटना याद थी जब पोलैंड के पुलिस प्रमुख यूक्रेन से तोहफे में मिला एक एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर अपने साथ ले आए थे और उनके ऑफिस में ही फट गया था। कानूनी पक्षों के चलते ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की रिवॉल्वर फिलहाल तुर्की की राजधानी अंकारा में छोड़ दी गई है।
क्योंकि चालू हालात वाले हथियारों को एक देश से दूसरे देश ले जाना इंटरनेशनल एविएशन नियमों के खिलाफ है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी रिवॉल्वर तो ले गए, लेकिन गोलियां तुर्की में ही छोड़नी पड़ी। तो देखा आपने, डिप्लोमेसी के मंच पर तोहफे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एंड्रोगन का ये रिवॉल्वर डिप्लोमेसी वाला अंदाज दुनिया को हैरान कर गया। समिट खत्म हो गई, नेता अपने देश लौट गए, लेकिन एंड्रोगन की दी गई ये मैग्नम रिवॉल्वर अभी भी दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। आखिर एंड्रोगन इस घातक तोहफे के जरिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 को टर्की को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नया भूचाल ला दिया। ट्रंप प्रशासन टर्की पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी में है, लेकिन इस फैसले से अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त यानी इस्राइल बुरी तरीके से भड़क गया है। मामला साल 2020 का है, जब तुर्की ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इस पर नाराज होकर अमेरिका ने तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और बेहद एडवांस F-35 फाइटर जेट डील को रद्द कर दिया था। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिकन प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है, जिससे तुर्की के लिए F-35 की राह फिर से खुल सकती है। सबसे पहले प्रतिबंध हटाने का मामला समझिए। दरअसल तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी। इससे नाराज होकर अमेरिका ने 2020 में उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने इसी प्रतिबंध के तहत तुर्की से F-35 लड़ाकू विमान का सौदा रद्द कर दिया था। अब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ये प्रतिबंध हटा देगा। ट्रंप ने कहा कि हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पर नहीं। ट्रंप के इस कदम पर इजरायल ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। इजरायल का साफ कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। तेल अवीव को डर है कि अगर तुर्की को F-35 जैसा स्टील्थ फाइटर जेट मिल गया तो मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य बढ़त खतरे में पड़ जाएगी। इजरायल सुरक्षा कारणों से तुर्की के मजबूत होने का खुलकर विरोध कर रहा है। अब सवाल यह है कि ट्रंप अपने दोस्तों को क्यों नाराज कर उन्हें दरकिनार कर तुर्की को F-35 बेचने का प्लान बना रहा है। AFP से बात करते हुए ट्रंप ने नाटो के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने कहा कि नाटो ने युद्ध के दौर में उन्हें निराश किया। एक तरफ जहां ट्रंप ने बाकी सहयोगियों को आईना दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की पर जमकर प्यार बरसाया। F-35 फाइटर जेट के सौदे को नाटो में संबंधों को और मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की के जरिए ट्रंप नाटो से समर्थन हासिल करना चाहते हैं, जो उन्हें ईरान के साथ युद्ध नहीं मिला था। ट्रंप का ये भविष्य का प्लान हो सकता है।
यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक कूटनीति के बिसात पर एक बड़ा दांव खेला है। ट्रंप का नया लक्ष्य है तुर्की को रूस के प्रभाव से पूरी तरह दूर करना। इसके लिए ट्रंप तुर्की को एक ऐसा बिग गिफ्ट देने की तैयारी में है जिससे न सिर्फ नाटो का समीकरण बदलेगा बल्कि यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल के बाजार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तुर्की जहां इस फैसले को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहा है, वहीं अमेरिका के इस यू-टर्न ने उसके और इजरायल के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप इजरायल के दबाव के आगे झुकेंगे या तुर्की को F-35 देकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईद उल फितर के मौके पर जहां दुनिया भर में अमन और भाईचारे की दुआएं मांगी जा रही थी, वहीं टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने एक ऐसा बेहद हैरान करने वाला और विवादित बयान दिया। एर्दोगान ने ईद के मौके पर खुदा से इजराइल की बर्बादी और विनाश की दुआ मांगी थी। उन्होंने इजराइल को मिटाने के लिए अल्लाह के किस खास नाम का आह्वान किया, आपको दिखाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ईद के पवित्र मौके पर इजराइल के खिलाफ जमकर जहर उगला था। रमजान के समापन और ईद उल फितर के मौके पर एक मस्जिद का दौरा करने के बाद एर्दोगन ने अल्लाह से जायोनी देश इजराइल को नष्ट करने की फरियाद की। एर्दोगन ने गाजा की स्थिति का जिक्र करते हुए मुस्लिम जगत से एकजुट होने की अपील की थी। तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के लिए अल कहर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका इस्लाम में सीधा मतलब विनाशक या नष्ट करने वाला होता है। गाजा पर इजरायली सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही एर्दोगन लगातार इजरायल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमलावर है। इतिहास गवाह है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन। 1949 में जो तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश बनकर दोस्ती का दम भर रहा था, आज वही तुर्की इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की धमकियां दे रहा है। गाजा संकट के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कूटनीति की सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। जब पूरी अरब दुनिया इजराइल के वजूद को नकार रही थी, तब टर्की ने आगे बढ़कर तेल अवीव से हाथ मिलाया था। दशकों तक दोनों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार हुआ, रक्षा सौदे हुए और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती रही। लेकिन ये दोस्ती सिद्धांतों पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर टिकी थी। और जैसे ही स्वार्थ बदला, वैसे इस मजबूत रिश्ते की बुनियाद दरक गई। बदलाव तब आया जब अंकारा की सत्ता पर रेसेप तैयप एर्दोगन का कब्जा हुआ। एर्दोगन को तुर्की के आधुनिक नेता से ज्यादा मुस्लिम जगत का सुल्तान बनने का शौक है। गाजा संकट के एर्दोगन को अपनी खोई हुई घरेलू लोकप्रियता पाने का सबसे आसान मौका दे दिया। आज एर्दोगन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से करते हैं। मंच से खड़े होकर इजराइल को आतंकी देश घोषित करते हैं। लेकिन सच ये भी है कि इन बयानों के पीछे सिर्फ और सिर्फ खोखली बयानबाजी है। कूटनीतिक टकराव इतना बढ़ चुका है कि तुर्की ने इजराइल के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का दावा कर दिया है, जिससे दोनों तरफ की अर्थव्यवस्थाएं अब एक दूसरे को लहूलुहान करने पर आमादा है। तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं। एर्दोगन ने हाल ही में यहां तक धमकी दे डाली कि तुर्की इजराइल में उसी तरह घुस सकता है जैसे उसने लीबिया और नागोर्नो काराबाख में किया था। इस पर इजराइल ने भी पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि एर्दोगन सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनका अंजाम भी वैसा ही हो सकता है।
सवाल ये है, क्या टर्की वाकई इसराइल से सीधी जंग लड़ने का मानता रखता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। टर्की खुद नेटो का सदस्य है और अमेरिका का सहयोगी है। ऐसे में इसराइल पर किसी भी तरह की सैन्य हिमाकत टर्की को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देगा। यानी ये सारी गर्मी सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए। तो लपोलुआब ये है कि टर्की और इसराइल के रिश्ते अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आता है। एर्दोगन अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है और इसराइल झुकने वालों में से नहीं। उन्नीस 1949 का वो ऐतिहासिक फैसला अब इतिहास की किताबों में दफन हो चुका है और आज की हकीकत है नफरत, तल्खी और कूटनीतिक ड्रामा। सवाल है कि एर्दोगन सच में मुस्लिम जगत के मसीहा बन रहे हैं या ये सिर्फ खोखली सियासत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो ललकार में आज के लिए बस इतना ही। सत्ता की आंख में आंख डालकर सच पूछना हमारा ये सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, उन्हें बेनकाब करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।